डन विद, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। यूएन किसकी होगी है ये, आप में से किसी एक, हाँ एससीओ भी होगी है, यस। यूएन किसकी हो गई है? फिर हम यूएन तो नहीं कर सकते अगर आप में से किसी एक बैच की भी हुई है तो। ठीक है, ठीक है, फिर यूएन तो नहीं कर सकते। कुआलालंपुर समिट, क्या था यार उसमें? चलें अभी फिर कर लेते हैं हम सार्क, आसियान। मुझे एंटी ओआईसी अलायंस नहीं है यार, इस तरह नहीं बोलते भाई। इट्स नॉट एन एंटी ओआईसी अलायंस, इट्स जस्ट a parallel uh, summit which has honestly no value, like nothing came out of it. What happened? It just died. खैर सार्क करते हैं। देखिए हमने इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, सारा कुछ थोड़ी करना है हमने। चलिए सार्क करते हैं, आसियान करते हैं, उसके बाद हम आरसीईपी करते हैं। आप लोगों को मैंने जीसीसी भी करवाना है, तो देखते हैं ठीक है, क्योंकि जब तक एक किसी के सारे नहीं हो जाएंगे मैं यूएन नहीं पढ़ा सकूंगा, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं इस तरह। Come on. Okay. अच्छा, सार्क, SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. It's a regional organization present in South Asia. ठीक है, इसका ओरिजिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बनाई गई थी 8 दिसंबर 1985 को, और इसका पर्पस क्या था? For friendship and cooperation amongst themselves and amongst the other developing countries. ये 8 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है, और इन 8 मुल्कों में कमोबेश 2 बिलियन लोग बसते हैं इन 8 कंट्रीज में, बल्कि उससे ज्यादा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैसले होते हैं वो दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद को इफेक्ट कर सकते हैं। हमने ये लेक्चर पढ़ते हुए इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि ये कितनी कोई कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये नहीं है। हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ये ठीक क्यों नहीं है, इसकी वजूहत क्या है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन द सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड कि साउथ एशिया के अंदर हम एक कॉपरेशन और एक इंटीग्रेशन की बात करें। इससे पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल 1947 अप्रैल में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद कंट्री नहीं बने थे, उस टाइम भी इस बात को डिस्कस किया गया था। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तब साउथ एशिया के इंटीग्रेशन का एक आइडिया दिया गया था, क्योंकि ये वही एरा है जब यूरोप के अंदर इंटीग्रेशन शुरू हो चुकी थी। तो दुनिया में एक रीजनल कॉपरेशन का जो आइडिया है उसको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह 1950 के अंदर बेजियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये सेम आइडिया पेश किया गया। कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस 1954 के अंदर अगेन, लेकिन उनमें से कोई भी आइडिया मटेरियलाइज नहीं हो सका। आज जो आप कॉपरेशन
हम देखते हैं इन कंट्रीज के दरमियान में, उसका आइडिया 1980 में बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने दिया था, और उनके आइडिया को बेस बना के 1985 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी। ठीक है, तो द फाउंडिंग मेंबर्स वर 7, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। लेकिन अब इसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर नजर दौड़ाएं कि व्हाट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, किस तरह ये काम करती है और किन किन चीज़ों को ये मद्देनजर रखती है, तो अगेन मैं आपको वही बात बताऊंगा कि मोर और लेस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स वही होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अगेन ये वही बातें हैं जो हमें हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के अंदर नजर आती हैं। Of course, this organization stands to the principle of non-interference कि हम किसी organization के internal matters के ऊपर interfere नहीं करेंगे। We are going to talk about cooperation for mutual benefits। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इसके आखिरी दो principles है ना, ये problematic है। ये वो दो principles हैं जिनकी वजह से ये organization एक कमजोर organization समझी जाती है, जिसकी वजह से ये organization कमजोर है। पहला इसका principle ये है कि all decisions are to be taken unanimously। Now, in the face value, nothing is wrong with having a unanimity in the decision. When you talk about unanimity, you means कि 8 मुल्क जब तक एक जगह पे खड़े नहीं होंगे, किसी बात का कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है, looks all right, but the problem is कि इन 8 मुल्कों के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना डिफरेंस इन ओपिनियन है कि यूनानिमिटी क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब वी कांट एक्सपेक्ट पाकिस्तान एंड इंडिया टू स्टैंड with each other on an issue because they never do। तो ये जो यूनानिमिटी है, इसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम ही नहीं होता। पहला ये इसका प्रिंसिपल है जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है कि अगर एक भी कंट्री डाइग्रेस करेगी, इंखराफ करेगी बाकी किसी एक लार्ज ओपिनियन से, तो वो फैसला नहीं हो सकता। तो सॉर्ट ऑफ वीटो पावर हर मुल्क के पास होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक और जो आखिरी इसका एक प्रिंसिपल है जो कि इसको एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वो ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बायलैटरल इशू डिस्कस नहीं होगा। हमने एससीओ बड़ी डिटेल में पढ़ी और वहां पे मैंने आपको इसका बताया भी था कि एससीओ की एक सक्सेस की सबसे बड़ी वजह, उसका कामयाबी, पोटेंशियल कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इट एड्रेसेस द बायलैटरल इशूज दैट इट वांट्स के इस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि एससीओ के अंदर बायलैटरल इश्यूज को ना सिर्फ डिस्कस किया जाए बल्कि उसको रिजॉल्व भी किया जाए। बट ये ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली ये मेंशन करती है कि बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस ही नहीं करना और सिर्फ मल्टीलैटरल डिस्कस करना। दिस इज आइडियोलॉजिकली रॉन्ग। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कंट्रीज हैविंग प्रॉब्लम्स विद ईच अदर टू स्टैंड ऑन एन इशू व्हिच इज ऑफ मल्टीलैटरल इन नेचर? ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। सो ये वो दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं आखिरी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं ये व्हाट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है? ठीक है, इट वांट्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। इट हैज वेरी हाई एम्स एंड वेरी गुड एम्स which they should work upon: economic growth, social progress and cultural development. They want to selective self-reliance amongst the members of the South Asia। अब बड़ा जरूरी पॉइंट है ये। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लेट से पाकिस्तान को अगर कंपेटिटिव एडवांटेज है किसी चीज की एक्सपोर्ट के ऊपर, तो पूरी सार्क के अंदर हर कंट्री पाकिस्तान से वो चीज एक्सपोर्ट करेगी। बाहर इस रीजन से बाहर नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा। जितनी पाकिस्तान की कैपेसिटी एक्सपोर्ट करने की, ये सारी कंट्रीज उसी से खरीदेंगी। अब ये कितनी अच्छी बात है। मतलब पाकिस्तान की अगर कंपेटिटिवनेस है किसी भी चीज के अंदर, लेट्स से टेक्सटाइल के अंदर, तो ये सारी कंट्रीज पाकिस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर्स बन जाएंगे और पाकिस्तान से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। पाकिस्तान की ट्रेड मार्केट में इजाफा होगा।
इसी तरह जो कंपेटिटिव एडवांटेज इंडिया को हासिल है, पाकिस्तान अगर वही चीज लेने पहले यूरोप से लेता तो वो इंडिया से लेगा। दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, दोनों साइड्स को फायदा होगा। Understanding and appreciation of one another's problems, now that is a weak aim and objective. You don't have to understand and appreciate it, you also need to resolve it. अच्छा, इसके अलावा ये भी चाहती है कि एक तो आपस में इनकी कॉपरेशन स्ट्रेंथन हो, बल्कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से बनी हुई है या कोई भी डेवलप कंट्री से भी बनी हुई है, उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल सार्क और आसियान के बीच में रिलेशनशिप अच्छा किया जाए, सार्क एंड एससीओ, सार्क एंड ओआईसी, सार्क एंड ईयू, सार्क एंड इवन यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे भी रिलेशनशिप्स हों। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन इज टू मेंटेन पीस इन द रीजन। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, प्रीटी सिंपल। अगर हम ये बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो द एपेक्स बॉडी, द हाईएस्ट बॉडी, द डिसीजन मेकिंग बॉडी इज नोन एज द काउंसिल। The council at the top is represented by the heads of the government or heads of the states, usually heads of the government, क्योंकि इस सारे ममालिक में मोर और लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम नाफिज है, तो वहां पे जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक हो गया? तो ये एपेक्स बॉडी जो है 2 साल में एक दफा मिलती है। इसके अलावा द काउंसिल के नीचे एज ऑलवेज बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह होता है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या है? द काउंसिल को वो करना, असिस्ट करना, यानी कि जो पॉलिसी डायरेक्शन देता है बाय द वे द काउंसिल, उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड देन फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग दोज पॉलिसी डायरेक्शंस, अपने फंक्शंस को रिव्यू करना, नए एरियाज ऑफ कॉपरेशन तलाश करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई नया एरिया है, कोई ऐसा नया एवेन्यू है जिसके ऊपर कॉपरेशन करनी चाहिए, लेट्स से टेररिज्म, एंटी टेररिज्म के ऊपर, एंटी नारकोटिक्स के ऊपर, तो उसको नए एरियाज को तलाश करना जिसके ऊपर आप एक दूसरे से कॉपरेट कर सकते हैं, और उनको असिस्ट करने के लिए अगर कोई एडिशनल मैकेनिज्म की जरूरत है, किसी नए ऑर्गन को बनाने की जरूरत है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन, किसी नई डिपार्टमेंट को बनाने की जरूरत है, तो वो भी बनाया जाए। एंड ऑफ कोर्स ये बजट भी पास करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी इसके बहुत से इसके स्ट्रक्चर के बहुत से हिस्से होते हैं। देयर आर न्यूमरस स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटीज, प्रोग्रामिंग कमिटीज, द सेक्रेटेरिएट, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम ये बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, किन किन एरियाज के ऊपर ये पोटेंशियली कॉपरेट कर सकती है, तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। इसका मतलब ये है कि इनके जो जो इश्यूज हैं जो कि मल्टीलैटरल इन नेचर है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड फाइनेंस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एंड ऑफ कोर्स द लिस्ट कैन गो ऑन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये हो गया हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पोटेंशियली। देन अगर ये बात की जाए सार के आजकल जो समिट, यानी कि जो इनकी सबसे बड़ी काउंसिल है, द काउंसिल, उसके इजलास, तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। आखिरी इजलास इनका हुआ था 2014 में, 2014 से अभी तक ये मिले ही नहीं है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि अगला समिट का इजलास होना है पाकिस्तान में, नहीं हुआ था वो इजलास। 2016 का समिट, 2018 का समिट, 2020 का समिट जो नहीं हुआ था। हाँ, इनके फॉरेन जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है वो मिलते हैं।
बट इनका सार्क समिट नहीं हुआ। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं, वो इंडिया ने आने से इनकार कर दिया था। अगर हम ये बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक अचीव क्या किया, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑन पेपर इट डज हैज परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल है। रहीम भाई, मैंने आपको क्या बताया, इनके प्रिंसिपल्स में यूनानिमिटी का प्रिंसिपल है, तो वो नहीं हो सकता। अचीवमेंट्स इसकी क्या है? सैप्टा, इन्होंने एक ट्रेडिंग अरेंजमेंट साइन की, साउथ एशिया सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, यानी कि वो एक दूसरे को ट्रेडिंग पार्टनर बनाने में प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह सैफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड अरेंजमेंट मौजूद है सार्क की कंट्रीज के बीच में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो एक अलग बात है, बट ऑन पेपर इट्स अ सक्सेस। They have their own commerce and industry chamber. They have their own development fund. They have signed convention against terrorism. They have signed convention on the narcotics drugs. So the potential is there. But then again आप देख लें कि recent past में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बड़ी arrangement नहीं हुई। अगर हम ये बात करें कि सार्क की कमजोरियां क्या है, लाइक सार्क के फेलियर्स क्या हैं, तो वो तो हमें बड़े आया हो जाते हैं। देखें, अगर हम इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रेड प्रेफर करना है। तो भाई देख लें कितना कुछ ट्रेड होता है इन कंट्रीज के बीच में, या लोगों के वेलफेयर के लिए क्या काम होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद कंट्रीज की HDI इंडेक्स में आप परफॉर्मेंस देख लें। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HCI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये वो इंडेक्सेस होते हैं जिससे इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चलता है कंट्री के अंदर। आप पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग देख लें, खैर पाकिस्तान की तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, मतलब शेमफुली बुरी है, जिससे ये अंदाजा होता है कि इस मुल्क में एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बुरी है। इंडिया की बेहतर है हमसे, बट एज अ कंट्री उनकी भी बहुत बुरी है। पाकिस्तान की सेकंड वर्स्ट है बाय द वे इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार देख लें इनकी रैंकिंग, ताकि आपके जहन में रहे, कल को अगर आप कोट करना चाहें इसके फेलियर्स को, ताकि आपके जहन में। 150 नहीं, ऐसे भी बुरी है। श्रीलंका से भी, बांग्लादेश से भी, आप क्या कह रहे हैं भाई? दे आर वन ऑफ द मोस्ट गुड वंस इन दिस रीजन। बांग्लादेश बहुत आगे हमसे भाई, बहुत आगे। तो बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं है आपका कि आप उनको कहें कि हम उनसे भी पीछे हैं? उनसे तो बनता है पीछे होना। अच्छा, इसी तरह इस रीजन के अंदर पॉवर्टी देखें, इन 7 कंट्रीज के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत से लोग रहते हैं। ये फिगर पुराना है, कि जो मैंने इधर कोट किया हुआ है। कोविड-19 के बाद तो ये फिगर बहुत ज्यादा शूट कर गया। तो भाई कौन सी वेलफेयर? इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात की एक दूसरे से। पॉवर्टी की बहुत सी डेफिनेशन है,
वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपका दिन की इनकम $1.9 से कम है तो यू लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो बंदा दिन में $2 कमाता है उसको पॉवर्टी लाइन से नीचे तो नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट वुड ही बी लिविंग अ गुड लाइफ? नो। तो पॉवर्टी लाइन के करीब बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, अराउंड 7, आई थिंक द फिगर दैट आई रेड was about 800 million people. 800 million, 4 times the population of Pakistan, live very close to the poverty line in this region. अगर ट्रेड की बात की जाए, अच्छा लुक एट द ट्रेड शेयर ऑफ पाकिस्तान, द एग्रेरियन इकोनॉमी जिसकी आप बात करते हैं, पाकिस्तान का जरा ग्लोबल ट्रेड शेयर देखें कितना है, देख के बताइए मुझे। वी आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, फिफ्थ। Geostrategically, we have one of the most important locations in the world. We are one of the 9 nuclear powers in the world. We have one of the most strongest army in the world. But look at our trade share. And please मुझे बताएं कितना है? Can you imagine 0.11%? यानी कि अगर आज पाकिस्तान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है ना, तो दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। इंडिया का भी बहुत कम है, बहुत कम है। बट आप पाकिस्तान का देखिए, कुछ भी नहीं है। कनेक्टिविटी आपके रीजन में है नहीं, आपने ट्रेड करना है एक दूसरे से, देर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी, देर इज नो रोड और रेलवे विच गोज फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टिल भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, कुछ भी नहीं है। आप नहीं करते, आपके लिए सिक्योरिटी इश्यूज इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी के अंदर हम फंसे हुए हैं। देखिए ना, यूएसए 8.5% ऑफ द वर्ल्ड, if they stop trading the world would stop. ये जो आप मुझे ट्रेड ग्रोथ बता रहे हैं ना, ये 0.1 से 6. अच्छा, आपकी इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का ट्रेड शेयर 6.73% हो जाएगा। हमारा जितना है ना उसका 6.73, यानी कि 0.11 से हम 0.13 पे आ जाएंगे और 12 पे आ जाएंगे। 6.7 नहीं हो जाएगा भाई हमारा, हमारी जिंदगी में तो खैर कभी भी नहीं होगा। ओके, ये बहुत बड़ा रिस्क का फेलियर है। मतलब फेलियर ही है ना, आप कहाँ के ट्रेड की बात करते हो? आपका शेयर ही कोई नहीं है दुनिया में, आपके रीजन में कनेक्टिविटी नहीं है। सार्क इज मतलब क्या कहेंगे, सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड टू लेसन द टेंशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज। ये इसके फेलियर्स हैं। अच्छा, अगर ये फेलियर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस टू फेलियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो रीजन ऑफ फेलियर है वो इंडिया है। इस रीजन की जो सबसे बड़ी पावर है वो इंडिया है। देखिए, दुनिया में अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हों और उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सुपर पावर होना तो बड़ा मसला हो जाता है। दुनिया में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है, आप ईयू को देख लें, आप यूएन को देख लें, आप एससीओ को देख लें, वहां पे या तो कोई भी हेजेमॉन नहीं है या एक से ज्यादा है। यहाँ पे इंडिया is a huge country. They try and force and hector every country in in this region.
to have the policies according to their own. खैर इंडिया इंटरनली जो है ना वो कमजोर हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझते हैं कि जी टूट जाएगा ये वो। मैं कल प्रोजेक्शंस देख रहा था, आईएमएफ ने 11% जीडीपी ग्रोथ की प्रोडिक्शन की है इंडिया की। 11, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसी तरह कश्मीर इशू बहुत बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कश्मीर इशू एक ऐसा कंटेंशियस इशू है इस ऑर्गेनाइजेशन की दो सबसे बड़ी कंट्रीज के बीच में, जो कि उनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाया जा रहा है। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये कंट्रीज किसी और इशू पे ऊपर बात नहीं करेंगी, विच इज सो अनफॉर्चुनेट। Lack of infrastructure is again a huge reason of failure. If you want to improve the trade share, if you want to increase the trade amongst yourselves, तो भाई कोई इंटेंट भी तो शो करो ना। कौन सा आपने प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया? कल्चर और रिलीजन का जो फर्क है, ये जो हमारा हिस्टोरिकल बैगेज है, ये भी बहुत बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है। यार मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो करने ही नहीं है रिजॉल्व। वो इशू तो कॉज कर रहे हैं ना। यू नीड टू चेंज योर प्रिंसिपल्स, यू नीड टू से कि बायलैटरल इश्यूज भी हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तभी हो सकते हैं। इसी तरह जो ये मजहब है ना, मजहब वो इस रीजन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। आज के दिन पाकिस्तान में देख लें, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं, वो आज तक इसके फेलियर को कॉज करते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया are in the same position where they were in 1947 in terms of their relationship. I think हमारे तो और खराब हो गए रिलेशनशिप। इतने खराब रिलेशंस पाकिस्तान और इंडिया के कभी भी नहीं थे, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें। देखिए, कारगिल वॉर हमारी जिंदगी में हुई है, हम सबकी, इतना तो हम कह ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद सार के समिट भी हुए, उस टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी आए, हमारे प्रेसिडेंट वहां भी गए। तो इससे बेहतर थे हालात। बट आफ्टर द मुंबई अटैक्स एंड ऑल दैट एंड आफ्टर मोदी, खराब से खराब होते जा रहे हैं, और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है, इसकी कोई एग्जीक्यूशन बॉडी ही नहीं है। ऐसी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जो कि इसके देन द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, न्यूमरस पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये इसके रीजंस ऑफ फेलियर है। ओके, इफ आई आस्क यू, जो कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सार्क को ईयू की मॉडल के ऊपर कैसे बेहतर किया जा सकता है, लाइक कंसिडरिंग द यूरोपियन यूनियन, कैसे इंप्रूव करें। और देखें, जो इश्यूज हमने यहाँ पे किया है ना, रीजंस ऑफ फेलियर, इनको एड्रेस करें।
ओके, आपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उस नो इफ वी से फर्स्टली रिजॉल्व द कश्मीर इशू तो आई थिंक प्रॉब्लम होगा. आई थिंक हमें हर इशू को कश्मीर इशू जैसे इंपॉर्टेंट बना के साथ लेकर चलना चाहिए. अगर हम ये कहेंगे कि पहले इस पे बात होगी फिर किसी और पे बात होगी, नहीं चलेगा. और पाकिस्तान ने कभी कहा भी नहीं है, पाकिस्तान हैज नेवर टेकन दिस लाइन कि पहले कश्मीर इशू पे बात करें फिर किसी इशू पे. यू ऑलवेज टेकन ऑल ऑफ द इश्यूज टुगेदर. हमें सब पे बात करनी होगी. चलिए, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. दैट्स इट फॉर स्टार्ट. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सॉल्यूशंस, देखिए, रीजंस ऑफ फेलियर्स आपके सामने हैं. अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो सॉल्यूशंस आई थिंक आप खुद बता सकते हैं. ठीक है. अच्छा, चलिए अब अगली ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, आसियान. ठीक है. आसियान और सार्क, ये दोनों डेवलपिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है. यार, आसियान के अंदर अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कहलाने के लायक तो नहीं है. सिंगापुर इज नॉट a developing country anymore. It's one of the most developed country in the world. लेकिन चलो, फॉर द आर्गुमेंट सेक, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें फॉर्मेशन की आसियान की. अच्छा, आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1967. 5 कंट्रीज इसका हिस्सा बनी थ्रू आसियान डिक्लेरेशन व्हिच वाज आल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है. आज इसकी 10 मेंबर्स हैं. देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, जिनके अंदर सिंगापुर नाम की कंट्री भी एक मौजूद है, जो कि उस रीजन की सबसे अमीर कंट्री है. इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको पनिशमेंट के तौर पे इंडिपेंडेंस दी गई थी. दे वर पनिश्ड, बट लुक एट देम नाउ. ऑल्दो इसका आसियान डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो 1976 की ट्रीटी है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है फॉर आसियान द वे इट वर्क्स. अच्छा, आसियान के अगर एम्स एंड पर्पसेस देखें तो ये एग्जैक्टली वही हैं जो कि सार्क के हैं. ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहती है. कोलैबोरेशन इन द इश्यूज ऑफ वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एकेडमिक इन नेचर. दे वांट टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच प्रॉब्लम्स. सारे वही एम्स एंड पर्पसेस हैं जो कि सार्क के हैं. फर्क कहाँ है? फर्क है इनके प्रिंसिपल्स में. अगेन, इसके शुरू के प्रिंसिपल्स वही हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं. सॉवरेंटी, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इक्वालिटी, सेटलमेंट. अच्छा, ये देखें, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर. यानी कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडोर्सेस टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल इश्यूज
रिनाउंसिएशन ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, कि यहाँ पे कोई कंट्री एक दूसरे के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स या इवन थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकती। क्लियर है? आसियान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रीजन्स इन द वर्ल्ड जिसको न्यूक्लियर फ्री जोन करार दिया हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म के न्यूक्लियर टेस्ट्स या न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर यूजेज नहीं हो सकता। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर ऐसी हैं जो कि नहीं स्लाइड्स के अंदर एडेड, तो मैं आपको बता देता हूँ। आसियान ने अपनी एक कम्युनिटी कायम की जिसका नाम है आसियान कम्युनिटी। ऑफ कोर्स ये ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन के अंदर ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो उस कम्युनिटी का नाम है आसियान कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के तीन मेजर वो हैं, फैक्शंस हैं। लिख लीजिए प्लीज, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये पहली है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी दूसरी, एंड तीसरी है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। यानी कि दे कॉल देमसेल्व्स दैट वी आर पार्ट ऑफ वन सिंगल कम्युनिटी। ये जो 10 कंट्रीज हैं, दे हैव वन कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के तीन अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमी। इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इन तीन एरियाज के ऊपर होती है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टैट्स डाले स्लाइड्स में, जब आपको मिलेंगी आप देखिएगा। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1967 में, ठीक है। सार्क बनी थी 1985 में। तो चलो 1985 से कंपैरिजन शुरू करते हैं। 1985 से लेके आज 2021 है। आपने दो चीजें देखनी है। आपने दो चीजें देखनी है कि सार्क की कंट्रीज का ट्रेड शेयर कितना है दुनिया में, और आसियान का कितना। कैन एनीबॉडी चेक आसियान का एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड शेयर कितना है दुनिया में, और सार्क का कितना है? ये दोनों जरा मुझे बताएं फिगर। एक ये आपने देखना है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ 1985 से सार्क की कंट्रीज की कितनी है, आसियान की कंट्रीज की कितनी है। ये दोनों कंट्रीज एक ही स्टैंडिंग के ऊपर मत के, बल्कि सार्क कंट्रीज वर मच बेटर। सार्क की कंट्रीज के जो ज्योग्राफी है वो इससे बेहतर है। जो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनसे कहीं बेहतर है। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इनसे बेहतर है। टेक्नोलॉजी इनसे बेहतर थी। हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन तो प्लीज टेल मी द ट्रेड शेयर ऑफ आसियान एंड ट्रेड शेयर ऑफ सार्क इस टाइम। बता दें आप प्लीज कोई।
7%. 7. Okay, that's huge. आपने बस ये दो शेयर अपने आप डेटा के अंदर डाल लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन फेलियर्स क्या जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? पहला, सार्क सॉरी आसियान कंट्रीज के ऊपर हमेशा से एक इंटरनेशनली ये एलिगेशन रहा है कि वहाँ पे फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कमी रही है। मीडिया कर्ब होता है, कंट्रोल्ड होता है, फ्री स्पीच को कर्ब किया जाता है, ये उनके ऊपर एलिगेशन रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के ऊपर, फिलीपींस। नहीं, नॉट इन सिंगापुर, नॉट इन सिंगापुर। इसके अलावा रोहिंग्या क्राइसिस इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ है, इसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री ने किया है। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एक बहुत बड़ा इनका इशू है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पुराने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है, उनको अब पुराना कहते हुए अजीब लगता है, बट अब वो हैं पुराने। 4 साल आसियान की ऑर्गेनाइजेशन और आसियान की कंट्रीज को एक फॉरेन पॉलिसी ब्लैकआउट का फेस करना पड़ा, because Donald Trump did not give the due consideration to that region, which is considered to be a failure of this organization. क्योंकि उनसे पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा, उनके लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट था जब मैं आरसीईपी आपको बताऊंगा। और इसके अगेन इन इस ऑर्गेनाइजेशन की जो अंदर कंट्रीज मौजूद है, वाइड रेंजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो बहुत कंटेंशियस है। देखें, आप ये कहते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है जिनकी वजह से लड़ाई होती है, ट्रू। यूरोप के अंदर तो नहीं होती। यूरोप के अंदर आपको लगता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा है क्रिश्चियनिटी के अंदर। और ये बात नहीं है कि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, उन्होंने की है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन रिलीजियस वॉर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस रीजन के अंदर। क्लियर? अच्छा, हम बात करते हैं एक नया जो अभी पिछले दिनों एक एग्रीमेंट हुआ साइन। जी जी, 30 ईयर्स वॉर, 60 ईयर्स वॉर, उससे पहले बहुत हुई हैं वहाँ पे। जो आपकी क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से वो नाम निकल गया, बिटवीन सलाउद्दीन अयूबी एंड यूरोपियंस, जो भी कहते थे उसको, वॉर्स को। अच्छा, आरसीईपी क्या है? व्हाट डज आरसीईपी स्टैंड फॉर? RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. Yes, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बाय द वे, ये एक अलायंस है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक अलायंस। अब ये क्या है, ये आसियान से रिलेटेड कैसे है, मैंने आपको ये बताया। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये जरूरी है, इसमें आपको काफी पॉइंट्स मिलेंगे। चाइना अमेरिका से रिलेटेड भी और पाकिस्तान से रिलेटेड भी। आरसीईपी के अंदर 15 कंट्रीज हैं, उन 15 में से 10 आसियान कंट्रीज हैं, एक चाइना है, एक साउथ कोरिया, एक जापान है, 13 हो गई। देन इट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, 15 कंट्रीज। पहले इंडिया भी था, लेकिन इंडिया इसका पार्ट फिर नहीं बना, तो ये 15 मुल्क है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस रीजन के लिए? देखें, these 15 countries represent 30% 30% of the population of the world, and more or less 30% of the GDP of the world. ये पार्टनरशिप दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड मार्केट बन गई है।
इसने ईयू को भी क्रॉस कर लिया। ये इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप, almost one third of the world's GDP, almost one third of the world population. So it has an impact. Now, ASEAN countries को इससे फायदा क्या होगा? आसियान कंट्रीज को जब आरसीईपी के अंदर गए हैं तो उनको जो ट्रेड लिबरलाइजेशन करने का मौका मिलेगा, बिकॉज द ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच आर साइंड अंडर दिस आरसीईपी आर वेरी लिबरल इन नेचर। जो आपके टैरिफ कट्स हैं वो बहुत ज्यादा है इन 15 कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग पार्टनरशिप की वजह से, जैसे यूरोप के अंदर होते हैं। चलो यूरोप में तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें वो उतने नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है, एज हाई एज 92% टैरिफ कट होता है। इस पार्टनरशिप से पहले एक हुआ करती थी टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो कि अमेरिका और आसियान कंट्रीज के बीच में थी, ये ओबामा के टाइम पे। उसमें 11 कंट्रीज थी, 10 आसियान कंट्रीज और एक अमेरिका। और इन आसियान कंट्रीज को अमेरिका तक फ्री एक्सेस थी, अमेरिका की फ्री मार्केट की तक। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया उन्होंने वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, कि इससे अमेरिका को नुकसान होता है, जो कि होता था। तो चाइना saw it as an opportunity. China was looking to bring these ASEAN countries under their alliance, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना आसियान की, इनके चाइना के साथ रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं रहे, कभी भी। उसकी बहुत सी वजूहत है, सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है, कौन बताएगा? द साउथ चाइना सी, यस। साउथ चाइना सी ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसको चाइना अपने किसी ट्रेडिशनल और ओल्ड ट्रेडिशन के मुताबिक क्लेम करता है, और ये कंट्रीज क्लेम करती हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के मुताबिक। चाइना का क्लेम इज इलीगल। अब चाइना के लिए साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ चाइना सी की जो ओपनिंग है, वहां पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। समंदरों के अंदर गेट्स होते हैं, जैसे जमीन के ऊपर रास्ते होते हैं ना, ओपनिंग्स होती हैं, समंदरों के ऊपर भी ऐसे दरवाजे होते हैं। ये जो स्ट्रेट्स होती है ना, ये दरवाजे होते हैं समंदरों के अंदर। एक दुनिया का बहुत अहम दरवाजा है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि साउथ चाइना सी की तरफ खुलता है। और ये जो स्ट्रेट्स होती हैं ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अमेरिका के लिए भी वो स्ट्रेट इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी चाइना के लिए है। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कि इनका 80% जो इनका ट्रेड है दुनिया से, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता है। तो वो उसको सिक्योर करना चाहता है। अमेरिका की ऑलरेडी वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है, क्योंकि अमेरिका के हिस्टोरिकली आसियान से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है जापान के अंदर। अमेरिका के साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री और नेवल रिलेशनशिप्स है, तो अमेरिका इज प्रेजेंट देयर फिजिकली। अमेरिका की जो नेवल फोर्सेस है वो साउथ चाइना सी की विसिनिटी में मौजूद है। अब चाइना ने पिछले 30-40 सालों में जितना ग्रो किया इकोनॉमिकली, उन्होंने मिलिटरीली भी ग्रो किया है। जब उन्होंने मिलिटरीली ग्रो किया है तो इनके आपस में जो कन्फ्रंटेशन के चांसेस है वो बढ़ गए। चाइना ये चाहता है कि आसियान कंट्रीज जो है वो अपना क्लेम रिलिंक्विश करता है, और अमेरिका ने हमेशा आसियान कंट्रीज की सपोर्ट की है कि नहीं करना आपको। अब बात यह है कि अमेरिका तो हो गया इस रीजन से डिटैच। चाइना सॉर्ट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आसियान की कंट्रीज को इस तरह की बड़ी कंट्रीज की जरूरत तो है, तो चाइना रिप्लेस्ड अमेरिका। नाउ सिंस चाइना के ऊपर अब ये कंट्रीज डिपेंड करती हैं, चाइना की मार्केट के ऊपर ये डिपेंड करती है ना अब कंट्रीज, क्योंकि अब एक पार्टनरशिप के अंदर है। तो अब क्या होगा? जब उनकी इकोनॉमिक रिलायंस बढ़ेगी तो एक पॉइंट ये भी आएगा कि वो स्ट्रेटेजिकली भी एक दूसरे के करीब आएंगे, राइट? जब वो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिकली करीब आएंगे तो इससे किसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा? ऑफ कोर्स चाइना की। नो अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन कि बाइडेन क्या रिज्यूम करता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को या नहीं करता, ये भी देखने को है अभी। ठीक है। अच्छा, चाइना की साउथ चाइना सी बहुत बड़ी वजह है चाइना का BRI शुरू करना, बिकॉज चाइना वांटेड टू रिड्यूस इट्स अलायंस, रिलायंस ऑन साउथ चाइना सी।
इसी ने उन्होंने BRI का प्रोजेक्ट शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ताकि दूसरी साइड से ट्रेड को बेहतर करें। विल सी TPP का वो क्या करते हैं बाइडन। देन अगेन वी कांट लाइक क्लेम इट, इट्स नॉट दैट इजी एनीमोर। अच्छा, तो RCEP से ना सिर्फ आसियान कंट्रीज को फायदा होगा, चाइना को फायदा होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। यहां तक तो समझ आ गया ना आपको? अगर कोई बात मुश्किल लगी तो प्लीज पूछिए, फिर मैं आगे चलूं। वो करता हूँ। अच्छा चले, RCEP से पाकिस्तान को क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला ये है कि आसियान का जो रीजन है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट का 1/6 है, यानी कि पाकिस्तान की 16 से 17% जो एक्सपोर्ट्स है ना पाकिस्तान की, वो उस रीजन में जाती है। अब जब वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से इंटीग्रेट हो गए हैं तो उनके लिए शायद आपस में ट्रेड करना ज्यादा फीजिबल हो गया, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ कोरिया से, चाइना से, जापान से, और फिर आपस में। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, पहला। दूसरा नुकसान क्या है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर मजीद कम होंगी, क्योंकि जब भी एक प्राइवेट इन्वेस्टर बायर से किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो इट looks for the market which is more liberal and favorable in nature. The policies, the investment opportunities that RCEP is going to give, वो पाकिस्तान नहीं दे रहा, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा। ये दो मेजर नुकसान है। इसका हल ये नहीं है कि हम RCEP का हिस्सा बन जाए, हम नहीं बन सकते, we can't, we are too detached from that region। ठीक है, वो कंट्रीज देखें और हमारी देखें, बहुत फर्क है। इसका हल क्या है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट रिजीम को बेहतर करें। हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है जैसे चाइना के साथ किया हुआ है, जिससे हमें नुकसान होता है, उसको रिव्यू करें, अपनी एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर फोकस करें। ठीक हो गया? क्लियर है? आगे चलूं अगली ऑर्गेनाइजेशन पे। चलिए, एक और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के ना दो टॉपिक्स रह गए। मैक्सिमम लोगों का रह गया है GCC, कतर ब्लॉकेड, ठीक है, और उसके बाद UN। तो मैम, इनकी ना एक क्लास अरेंज करवाइएगा, मैं पहले सेशन में कतर वाला करवा दूंगा, फिर जो रह जाएंगे उनको UN करवा दूंगा, फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है? वर्ल्ड बैंक बहुत छोटा सा है, आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा। सो वी हैव 10 मिनट्स, तो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट, लेट्स नॉट लीव इट फॉर द रेस्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास। टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है? ओके, हिस्टोरिकली देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से बनी थी। ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से बनी। इनिशियली इसकी कुछ डेटा ये है कि इसका इनिशियल कैपिटल $10 बिलियन था। इसने फ्रांस को पहली दफा लोन दिया था 1947 में। ठीक है? 47 के अंदर इसको UN के सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, और 1979 में पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने लोन्स में $10 बिलियन दिए थे दुनिया को। लेकिन प्लीज यहाँ पे आपने ना एक फर्क करना है, वर्ल्ड बैंक वो लोन नहीं देता जो कि IMF देता है। IMF लोन देता है किस रीजन की वजह से? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। वर्ल्ड बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर लोन्स नहीं देता। वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट इन द सोशल सेक्टर। ब्रेटन वुड्स को रिव्यू आपको IR में मिल जाएगा, है आपका तो, नहीं है आपका IR तो छोड़ दो। ठीक है? अगर है आपका IR तो आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए।
वर्ल्ड बैंक को अगर डिफाइन किया जाए तो इट्स नॉट बैंक इन अ ट्रेडिशनल सेंस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अपने बारे में क्या कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ बैंक इज इट? वर्ल्ड बैंक इज अ फाइनेंशियल सोर्स of it's a source of financial and technical assistance for the developing world। पहली बात ये डेवलपिंग कंट्रीज का बैंक है, यानी कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ये ऐसा बैंक नहीं है कि जिसके अंदर आप अकाउंट खुलवाते हैं, ये वो बैंक नहीं है। ये ऐसा बैंक है, एक ऐसी यूनिक पार्टनरशिप है जिसका काम है दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करना और ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना जो कि सोशल इन नेचर हो, यानी कि डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, अस्पताल बनाना। ये इन कामों के लिए लोन्स देते हैं। ये डेट सर्विसिंग के लिए लोन नहीं देते, ये आपकी एक्सपोर्ट्स मार्केट को बढ़ाने के लिए वो लोन नहीं देते, ये आपके मुल्क में होटल्स बनाने के लिए लोन्स नहीं देते। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देते हैं जिससे सोशल प्रोजेक्ट्स हो। ये एनजीओज नहीं, क्या ये मुल्कों को भी लोन देते हैं भाई? अच्छा, ये पार्टनरशिप क्यों कायम है? क्योंकि ये 5 डिफरेंट इदारों की पार्टनरशिप है। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज भी, क्लाइमेट चेंज इज सोशल इन नेचर, बिल्कुल करते हैं। हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी ये लोन देता है। अच्छा, 5 इंस्टीट्यूशंस मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। उनके नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, आपको कोई डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बस 2 मिनट जो है ना, आपने कान खोल के सुनना ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो आईबीआरडी है पहले वाला, इसका काम है लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स देना। किनको? मिडिल इनकम इकोनॉमीज को। ये मिडिल इनकम इकोनॉमीज को लो इंटरेस्ट पे लोन्स देता है। अगेन किन इश्यूज के ऊपर? पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। पहली बात, ये आईबीआरडी का काम। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का क्या काम है? ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है, लेकिन द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को लोन देता है। ये मिडिल इनकम इकोनॉमीज को लोन नहीं देता, और इसका जो लोन होता है उनके भी यही काम है। दो हो गए। ये दो जो पहले इदारे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े इदारे हैं, क्योंकि ये दोनों लोन्स देने के लिए बनाए गए हैं, तो इनको मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जिसको वो वर्ल्ड बैंक। इट इज मेड अप ऑफ आईबीआरडी एंड आईडीए। अगर अब कभी आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट खोले ना, तो उनके लोगों के नीचे लिखा होता है IBRD-IDA। वर्ड ही नहीं किया आपने कभी? अच्छा, इसी तरह इनका जो तीसरा इदारा है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्यों कायम किया गया? देखें, वर्ल्ड बैंक रियलाइज्ड समथिंग कि हमने अगर दुनिया में पॉवर्टी को खत्म करना है, सोशल प्रोग्रेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम ये अकेले नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सबको लोन दें। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करने का वजह क्या थी कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करवाया जाए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के करीब लेके आता है, यानी कि इट मोटिवेट्स द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द कंट्रीज। लेकिन किन सेक्टर्स के अंदर? उन्हीं दो कामों के अंदर जो कि मैंने आपको बताया, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक हो गया? ये क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप्स करवाता है कंट्री की। 3 हो गए। चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक आप कह लें इंश्योरेंस कंपनी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर किसी जगह पे इन्वेस्ट करे किसी मुल्क में, और उसका पैसा किसी भी वजह से डूब जाए, लेट से जंग हो जाए, लेट से सैलाब आ जाए, कोई भी कोई काम हो जाए और उनके पैसे जाया हो जाए, तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी उनको वो पैसे वापस देती है। 4 हो गए। पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, ये एक अदालत है जिसका काम है दुनिया के अंदर मौजूद जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है उसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो ये सेटल करता है। पाकिस्तान के ऊपर जो रैकेट का 6
$1.6 बिलियन से ज्यादा का जो जुर्माना लगाया है वो इस कोर्ट ने लगाया, ICSID ने। पाकिस्तान इस कोर्ट में अपना केस हारा था। ये 5 इदारे मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाते हैं। एनी कंफ्यूजन? गुड। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि ये करता क्या, दो काम है इसके, इसके दो गोल्स बड़े क्या है कि दुनिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं वो कितने हो जाएं, 3% से कम हमने लेके आने हैं उन लोगों को। और पुअर कौन लोग होते हैं? जो कि $1.9 से कम कमाते हैं। बड़ी अजीब फिगर है, मतलब कि इस तरह नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए पॉवर्टी, और अब नहीं की जाती बाय द वे इस तरह कैलकुलेट, लेकिन वो एक अलग बहस है कि आप कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक अलग थ्योरी है उसमें। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि किसी मुल्क के अंदर जो बॉटम 40% लोग होते हैं ना उनको फायदा पहुंचे। यानी कि अगर ये किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो डैम बनाने में करेंगे, रोड्स बनाने में करेंगे। इनको फंड्स वही देते हैं जो उनके डोनर कंट्रीज है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, जापान, यही बड़े डोनर्स हैं इनके। अच्छा, जी जी कर सकते हैं। नान भाई, आप तो फॉरेन ही वजीर बन गए यार, क्या मतलब है प्रोविंस से? वेयर डज दैट क्वेश्चन कम फ्रॉम? गुड। जी जी ऑफ कोर्स वापस लेते हैं। जी जी करते हैं बिल्कुल। आर्टिकल 145 ऑफ आर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको इजाजत देता है। जी जी, विद इंटरेस्ट। काम कैसे करते हैं ये लो इंटरेस्ट लोन्स देते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं, ये इंटरनेशनल जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर होता है उसके साथ आपकी करवा के देते हैं पार्टनरशिप्स, और ये टेक्निकल असिस्टेंस भी फराहम करते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, आपको टीम को ट्रेनिंग भी करते हैं। तो इस तरह ये काम करते हैं। तो हम लोग तो IMF और वर्ल्ड बैंक को देते हैं गालियां, ठीक है, कि भाई ये तो है ही पारे। ऐसा नहीं है। तो आपका वर्ल्ड बैंक भी हो गया। क्लियर है जी? ओके, मैम इनके साथ एक वो क्लास अरेंज करवाइएगा, ठीक है? देखिए मारिए, ये जो फिगर्स वगैरह ना ये आप खुद देखा कीजिए, मैं आपको पहले भी कहा था, नाम, पता, एड्रेस, फिगर्स, नंबर्स, ये मैं नहीं बता रहा आपको, खुद देखा। चले जी, ओके, खुदा हाफिज।